हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी, साथ ही साथ और छोटे छोटे दो हेडिंग जैसे आपको संयुग्मी फोकस और रेखीय आवर्धन भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। जो हेडिंग है, प्यारे मित्रों, दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी है, इसका यूज हम करते हैं न्यूमेरिकल हल करने में। आपको यूवीएफ में संबंध बताया गया है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पणों के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया गया है दोनों दर्पणों के लिए। तो इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है। तो ये हेडिंग हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन समय अभाव या कहिए सेटिंग ना बन पाने से हम इसको अब बता रहे हैं। तो आप इसे ध्यान देंगे, इनका बहुत यूज होना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक अवश्य करें। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। दूरियां मापने की जो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है, इसको जानने से पहले हम 1 मिनट आपका समय लेंगे, कुछ छोटी चीजें देख लेते हैं। छोटी चीजें क्या है, जैसे हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। थोड़ा सा एक बार हम आपको पुनः याद करवाएं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है वाई अक्ष। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, इनको हम मूल बिंदु नाम देते हैं। तो मूल बिंदु ओ है, ये मूल बिंदु ओ है। और इस मूल बिंदु ओ से दाईं तरफ की दूरी जो होती है धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरी होती है ये भी धनात्मक होती है। और नीचे की जो दूरी होती है ये ऋणात्मक, ये बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होती है ये भी ऋणात्मक होती है। प्यारे मित्रों, इसमें जिन जो चीजें आप जानते हैं वही सेम हम दर्पण के लिए भी देखेंगे। तो जैसे ये आप देख रहे होंगे, जो आपका वाई अक्ष है ये आपका दर्पण बन जाएगा। अभी जब हम शुरू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो जब दर्पण ये बन जाता है, इसमें होता क्या है, ये वाई अक्ष का काम करने लगता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं मूल बिंदु ओ है, दर्पण में एक बिंदु आपने पढ़ा होगा ध्रुव पी। दर्पण में आपने एक बिंदु पढ़ा होगा ध्रुव पी, और आपने इस तरफ भी कोई बिंदु देखे होंगे, एफ और सी करके आपने देखा था। और वस्तु को आप रखते थे, आपका प्रतिबिंब कभी इस तरफ बनता था, दर्पण के पीछे जब बनता था तो आभासी बनता था। लेकिन जब दर्पण के सामने रखी गई वस्तु, जब अवतल दर्पण रहता था तो केवल एक दशा में आभासी बनता था, नहीं तो आपका प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ उल्टा ही बनता था। इस ऐसी दशा में हमें चिन्हों को लेना है। आपने देखा था जो वस्तु की दूरी होती है उसको यू से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको वी से व्यक्त करते हैं, जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको आर से व्यक्त करते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु एफ था, फोकस दूरी को हम एफ से, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते थे। और जो वस्तु है, देखिए वस्तु की लंबाई जो ए बी है, ए बी वस्तु की लंबाई ए बी को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, ध्यान से देखते रहेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जो दूरी चली जाती है ये हमेशा धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी होती है, मुख्य अक्ष के नीचे इस तरह से देखिए, चाहे जहां यहाँ चाहे जहां पे नीचे की तरफ जो दूरी चली जाती है वो ऋणात्मक होती है। और ध्यान देना है, अगर हम मुख्य अक्ष पर चल रहे हैं, मुख्य अक्ष पर चल रहे हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर, यानी ध्रुव के दाईं तरफ जाने पर हमें धनात्मक लेना है, धनात्मक लेना, यानी बाईं तरफ चलने पर ऋणात्मक लिया जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये रहा कि समस्त जो दूरियां होंगी मूल बिंदु से मापी जाती हैं, वैसे हम दर्पण के लिए ध्रुव से मापेंगे। समस्त दूरियां कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। दाईं ओर की
जो दूरी होगी वो धनात्मक तथा ऊपर की जो दूरी होगी वो भी दूरी धनात्मक मापी जाएगी। ध्रुव के बाईं ओर की समस्त दूरियां और नीचे के मुख्य अक्ष के नीचे की समस्त दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी। वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से, फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से, वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की लंबाई को I से हम प्रदर्शित करेंगे। अगर देखिए वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर इस तरह से आभासी बन जाएगा तो धनात्मक होगा। हमें चीजें ध्यान देनी है। और आप देख रहे होंगे कि अवतल दर्पण हमने बनाया है, जब ये उत्तल दर्पण हो जाता, जब ये उत्तल दर्पण बन जाता तो इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इस तरफ आ जाते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जब उत्तल दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस हमेशा धनात्मक होते हैं। तो हम चिन्ह परिपाटी को बिंदुवार लिख देते हैं और आप जरूर याद कर लेंगे। इनका यूज हम आंकिक प्रश्नों को हल करते समय करेंगे। प्यारे मित्रों, पहला बिंदु क्या है, वस्तु दर्पण के सदैव बाईं ओर रखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव हम बाईं ओर से डालेंगे। किस तरफ से, बाईं ओर से डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम प्रकाश किरणें दाईं ओर से डालेंगे। अगर दाईं ओर से प्रकाश डाला जाता है तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, समस्त दूरी, समस्त का मतलब सभी दूरी, समस्त दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है, मापी जाती है। तीसरे पॉइंट पे क्या आता है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई समस्त दूरी, मापी गई समस्त दूरी, बाईं ओर मापी गई समस्त दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर मापी गई समस्त दूरी, दाईं ओर मापी गई समस्त दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। कहने का मतलब जो दूरी आप दर्पण के बाईं ओर मापेंगे उसको ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे और जो दाईं ओर की जो दूरी होगी उसको धन चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अगला नंबर आता है, अगला पॉइंट जो आता है, दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ऊपर की
ओर मापी गई, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरी, सभी दूरियां धनात्मक, यहां पर का लिख लेंगे हम, धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये 4 बिंदु हैं, आप इन पर विशेष ध्यान देंगे। और हम 5वां पॉइंट और लिख रहे हैं, वस्तु की दूरी U से प्रतिबिंब की दूरी V से वस्तु की लंबाई O से प्रतिबिंब की लंबाई I से फोकस दूरी F से तथा वक्रता त्रिज्या R से व्यक्त करते हैं। इस तरह से आप लिख लेंगे। और चिन्हों को हम कैसे लेंगे? जो आपने ये 4 बिंदु ऊपर वाले लिखे हैं, इन चारों बिंदुओं की सहायता से U, V, O, I, F, R की जो चिन्ह होगा उसको आप लिख लेंगे। सवाल लगाते समय चिन्ह पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और हम यहाँ पे एक नोट लिख ले रहे हैं, हमें बहुत बार मिल जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्यारे मित्रों, आप इसे नोट करेंगे और अपने नोटबुक में फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे। ये आपको आंकिक प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसे आप हमेशा के लिए याद भी रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, अगली हेडिंग आपको बता रहे हैं, रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। और रेखीय आवर्धन बार बार आपको आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं समय मिलेगा, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। इसमें क्या है, हम पहले एक आरेख बनाते हैं और आरेख बनाने के बाद हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। या इस तरह से कहिए कि हम पहले परिभाषा ही लिख लें। परिभाषा हम लिख रहे हैं, दर्पण
द्वारा बने प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्यारे मित्रों, रेखीय आवर्धन किसको कहते हैं? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, यम से व्यक्त करते हैं। आप इस पे ध्यान देंगे। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा व्यंजक मिलता है जो प्रश्नों को हल करने में हमारी बहुत सहायता करता है। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे वो आरेख आएगा। तो जल्दी से हम एक चित्र बना रहे हैं, आपके सामने एक आरेख बना रहे हैं अवतल दर्पण का। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये हमने आपके सामने अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण के ये देखिए मुख्य अक्ष है और यहाँ पर एक बिंदु आप जान ही रहे होंगे कौन कौन से बिंदु है। इसके सामने हमने एक वस्तु रखा, इस वस्तु का नाम ये भी रख दिया। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जो जाती हैं परावर्तन के पश्चात, आप जानते हैं मुख्य फोकस से जाती हैं तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात। इस तरह से कुछ करके आपने चित्र बहुत बनाया है, आप नया नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाता है A', B' और इस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। ये चीज है, बन गया। इसके बाद हम आपको और थोड़ा सा बताएं। यहाँ से करके हम रचना कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे दो त्रिभुजों को बनाना है, ऐसे दो त्रिभुजों को लेना जिसमें वस्तु आ जाए और प्रतिबिंब आ जाए। इनको ले लेंगे, लेकिन दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे त्रिभुजों को लेना है कि एक त्रिभुज ऐसा हो जिसमें ध्रुव का भी संबंध हो, वस्तु आए, और एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें प्रतिबिंब आए, उससे ध्रुव का भी संबंध बने। तो हम रचना कर दे रहे हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपके सामने इस तरह का चित्र हमने बना दिया। इसमें कौन कौन सा त्रिभुज आपको चुनना है, बड़ा इजीली है, ये बहुत आसानी से आ जाता है। देखिए हम आपको चित्र मिटा के दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए हमने कौन कौन सा त्रिभुज लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप खूब समझेंगे कि रेखीय आवर्धन का जो आरेख है कैसे प्राप्त होगा। पर मित्रों हमने चित्र को मिटा दिया। यहाँ देखिए चित्र हमने मिटा दिया, प्रतिबिंब हमारा बना था, हमने प्रतिबिंब को रहने दिया। हमारे पास देखिए ABP एक त्रिभुज बन रहा है। ऊपर देखिए इस तरह से, ये देखिए त्रिभुज बन रहा ABP। हम आपको समझाने के लिए मात्र चित्र मिटाए हैं, अभी चित्र बना दिया जाएगा। कौन कौन सा त्रिभुज लिया है? ABP और एक त्रिभुज लिया है A', B', T। इसमें देखिए वस्तु है, इसमें प्रतिबिंब है। तो होगा क्या, हम त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', B', को चुन लेते हैं। A', B', को हम चुन लेंगे। आपने परिभाषा में लिखा है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम पहले प्रतिबिंब वाले, जो प्रतिबिंब जिसमें बना उस त्रिभुज को चुनेंगे। तो आप देख लेंगे थोड़ा सा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज A', B',
P तथा त्रिभुज ABP में हमने कौन कौन सा त्रिभुज लिखा? प्रतिबिंब वाला पहले लिखा, इसके बाद वस्तु वाला हमने लिखा। हालांकि पहले इसको, बाद में इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती, बाद में पलटना होता, उलटना होता है, हमने चुन लिया। प्यारे मित्रों, हमने आपको अब तक 4-5 डेरिवेशन बता चुके हैं दर्पण से संबंधित, और उसमें आपने समरूपता वाले प्रमेय को लगाया है कि दो त्रिभुजों को समरूप करके दिखाया है। और अगर हम आपसे ये पूछ लें कि ये कोण इस कोण के बराबर है कैसे, तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा कि परावर्तन के नियम से ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो पहले हमने A डैश B डैश P लिया है, तो हो जाएगा इस त्रिभुज में इस कोण का नाम है BPA या A डैश P B डैश। कोण A डैश P B डैश बराबर है, उसमें क्या हो जाएगा? कोण APB। कैसे बराबर है? आपको लिखना होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। मित्रों, आपको पता है कि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। चिन्ह परिपाटी में ये चीज हमको ऐड कराना था, लेकिन हमने नहीं कराया, बहुत कॉमन चीज है। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है, और आपने जब जब प्रतिबिंब बनाया होगा कि मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी। ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का है, तो इसका नाम अगर हम बताएंगे तो B डैश A डैश P, कोण B डैश A डैश P बराबर, इसमें क्या हो जाएगा? इसका नाम कोण BAP। तो आप बता देंगे प्रत्येक कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब जब दो कोण हम दो त्रिभुजों में समान दिखा ले जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम कह लेंगे त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है त्रिभुज ABP के। क्यों समरूप है? आपने डबल A समरूपता, समरूपता कसौटी को लगाया, समरूपता कसौटी से। क्या लगाया आपने? डबल A समरूपता कसौटी से। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, आप जान पा रहे होंगे। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इनकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के अनुपातिक होगा। तो होगा क्या यहाँ पे? A डैश B डैश बटा, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे A डैश B डैश बटे AB बराबर हो जाएगा AP बटे, यहाँ पे A डैश P है, A डैश P बटे AP। प्यारे मित्रों, आपने देखा था, एक बार जरूर आपने देखा था कि हमने पहले वस्तु को पहले हमने प्रतिबिंब को लिया है, यानी A डैश B डैश P इस त्रिभुज को लिया है, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया है। तो पहले इसकी भुजा को हमने लिखा A डैश B डैश बटे, फिर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को लिखा, पहले फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को लिखा, फिर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को लिखा। ये हो गया हमारा। अगर हम आपसे पूछें A डैश B डैश क्या है, तो आप बताएंगे ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। AB क्या है? वस्तु की लंबाई है। और AP क्या है? वस्तु की दूरी है। और A डैश P क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। की लंबाई और दूरी दोनों में अंतर है। तो अगर हम कहें यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई को आप किससे व्यक्त करते हैं, तो आप बताएंगे प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से व्यक्त करते हैं। तो I, ये नीचे देखिए, नीचे की तरफ देखें, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई समस्त दूरी, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की समस्त दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये माइनस I हो जाएगा, माइनस I। क्यों? प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की ये वस्तु की लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने माइनस I से व्यक्त कर दिया, क्योंकि नीचे की ओर है,
और वस्तु की जो लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई को यहाँ पे ध्यान से देखें, मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसको हम धनात्मक रखेंगे, धनात्मक, तो हो जाएगा O बराबर, यहाँ पे देखेंगे A डैश P, ये डैश P यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की लंबाई थी। प्रतिबिंब की दूरी V से व्यक्त करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ध्रुव के बाईं ओर है, ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए माइनस में रखेंगे, माइनस में मित्रों, माइनस में V अपान, माइनस में V अपान, और वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी U से प्रदर्शित करेंगे, ये भी ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए ये माइनस U हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा माइनस I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, हमने क्या कहा था, यहाँ पे रेखीय आवर्धन को हम यम से व्यक्त करते हैं। ये चीजें I अपान O क्या है, परिभाषा है ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, रेखीय आवर्धन का जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है माइनस I अपान O बराबर V अपान U। इसका हम यूज करेंगे आंकिक प्रश्नों को हल करने में। उम्मीद करते हैं कि आपको रेखीय आवर्धन अच्छे से समझ में आया होगा। रेखीय आवर्धन किसको कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।